शिक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएंगे कि आपके जितने भी आपने अगर मौलिक अधिकार पढ़े हैं आर्टिकल 12 से 35 भाग 3, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और खुद को आप जांचिए कि आपने कितने अच्छे से मौलिक अधिकार पढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या डी है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए। क्या है कि मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात जो हुई थी सबसे पहले, वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई थी। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ना कि 1935, 1940 और 1942 ने नहीं किया था। बी क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए का भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही होगा डी। जो भारत में मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की शक्ति है वो दी गई है आपकी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारत के सभी न्यायालयों को नहीं दी गई है। सभी न्यायालय का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट होते हैं उनको नहीं दी गई, केवल सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं उन्हें दी गई है। अब देख लेते हैं कि इसके पूरे बोलने का मतलब क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसमें अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसमें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक प्रोलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय जो 226 के तहत प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में दिए गए किसी उपबंध की असंगति करते हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को इसलिए दी गई है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपका उल्लंघन होता है तो उसमें न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को, कि जिसमें वो क्या है कि अगर संसद द्वारा कोई भी कानून पारित होता है और कोई वो कानून क्या संविधान की भावना के विपरीत हो तो उसे वो क्या कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं, यानी शून्य घोषित कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकार क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं या कठोर है? मतलब कि वाद योग्य है कि मतलब जो वाद योग्य है, इसका वाद योग्य का मतलब है क्या है कि जो संविधान में मौलिक अधिकार में कहा गया है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आपने अगर किससे वादा किया है तो उस वादे के अनुसार आपको वो बात उस बात पे प्रबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मतलब यह है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वाद योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर्टिकल 21 के क के तहत है, जिसमें 6 से 14 आयु के जो वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्या है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो अगर उन्हें मुफ्त शिक्षा नहीं मिलती है तो आप क्या है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई इन्होंने तो ये वादा किया था लेकिन इस वादे के अनुसार क्या है, शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब है जो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है सरकार उसे पूरा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मौलिक अधिकार हैं वो उसका एक कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकाल स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी सही आंसर होगा डी। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार क्या है, आपातकाल की स्थिति में निलंबित भी किए जा सकते हैं। यानी कि जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जो बातें कही गई हैं उसमें क्या है, वो निलंबित हो सकते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि क्या, प्रकृति प्रदत्त है ये, एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है।
इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है, केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। और किन अनुच्छेदों के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 358 और 359 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों कर सकता है या अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को, आर्टिकल 21 के ए को, या अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को? तो देखिए, इसका आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं दे रखा है, बल्कि क्या है, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या है, जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है, और घोषणा करने पर जो आर्टिकल 358 और 359 है उसके तहत क्या होता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं हम, ना कि इन सभी आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो इस सबसे इजी आंसर है कि आर्टिकल 12 से 35 भाग 3, और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। अगले है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आपको आता ही है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। भारत के संविधान के भाग 3 में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। या सी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि राज्य के विरुद्ध गारंटी है कि अगर राज्य इन मौलिक अधिकारों को आपको प्राप्त नहीं कर सकता है तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह भाग 3 में यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कि क्या मौलिक अधिकारों आपको ये बोलता है कि भाई जो आर्थिक न्याय है उसको देता है आपको? मतलब आपको क्या है, पैसे मुंह से देते हैं मौलिक अधिकारों के? नहीं देते। राजनीति न्याय, क्या आपको उसने ये अधिकार दिए हैं कि आप राजनीति में चुनाव लड़ सकते हैं? तो यहाँ से तो नहीं मिल सकता ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अगला क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। उनकी भांति है क्योंकि हमने यूएसए से ही लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो इसमें देख लेते हैं ए, यानी 1 और 2। तो देखिए इसमें क्या है, भारत में मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के नीति निर्देश सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, ना कि मौलिक अधिकार। तो जो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो सुनिश्चित करते हैं वो कौन करते हैं? नीति निर्देशक तत्व, ना कि मौलिक अधिकार करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, बहुत टफ क्वेश्चन भी है। आर्टिकल 14, 16, 15, 17। तो देखिए 17 तो क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। 16 भी नहीं करता क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ये भी क्या है, धर्म, जाति, मूल एवं लिंग वंश के आधार पर क्या है, ये भी क्या है, भेदभाव नहीं करता है। लेकिन अब कौन सा बचा? आर्टिकल 14। तो मैं किस पे लगा था? आर्टिकल 14 पे ही लगा था। ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14 से 18 है। तो कौन कौन से आगे इसमें? 14, 15, 16, यानी कि 2, 3 और 4। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो नीचे भी लिखा है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल होते हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान है? तो बताइए किसमें है? 15 के 4 में, 16 के 4 में, 15 के 5 में, 16 के 5 में। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 का 5, यानी कि बी। कि जो 15 का 5 है वो एसटी, एससी, ओबीसी इनको क्या आरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि भेदभाव
का माध्यम उचित है तो वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा पारित नियम, बनाए गए नियमों एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कि जो आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि यदि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाए जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या उसको न्यून करता है, यदि कोई मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया है तो वो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ये है, यदि संविधान कोई ऐसा कानून बनाता है जो आपके क्या है संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो उसको क्या है, उसमें क्या है किसे प्राथमिकता प्रदान की गई है, यानी कि वो किस माध्यम से क्या है वो नहीं बना पाएंगे, तो वो है आर्टिकल 13। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशित्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16 या 19। तो कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल डी, यानी कि 19। दिए गए अनुच्छेदों में जो 19 है वो अन्य वर्ग, भिन्न वर्ग में आता है क्योंकि ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जबकि जो अन्य अनुच्छेद है यानी कि 14, 15, 16 ये समानता का अधिकार है। आर्टिकल जो 14 से 18 है वो इसमें आता है समानता का अधिकार, जबकि 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। इसकी सिंपल सी बात यह है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी समाजवादी, या ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पढ़कर, या सी है इसका कि ए को संविधान के 16 के साथ पढ़कर, या डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़कर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए, बी और सी को अनुच्छेद 14, 16 और समाजवादी, ये तीनों के तीनों समान कार्य यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए क्या करता है, राज्य को मौलिक अधिकारों के निगमन हेतु सक्षम किया है इसने। तो भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 39 डी ने साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकारों के रूप में निगमित किया है। अगला देखिए कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, या संस्कृति के विरुद्ध, या समता का अधिकार। तो किसके विरुद्ध है? इसका डी, यानी कि समता का अधिकार। तो आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 क्या समानता का अधिकार है। अगला आपका 17 कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, या आर्थिक समानता। तो कौन सा नहीं है इसमें? यह है आपका डी, यानी कि आर्थिक समानता। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, बी है 18, सी है अनुच्छेद 23, या डी है अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो गया अनुच्छेद 24, जो कि क्या है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक हैं वो किसी की कल कारखाने या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 24 में ये है। अगला है, मूल अधिकारों संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से एक प्रत्यक्ष रूपों में शोषण के विरुद्ध है? तो आपको पता है कौन सा, आर्टिकल 24। तो आज के लिए इतना ही है, और आज हमने मौलिक अधिकारों के 20 जो है प्रश्न कर दिए हैं। तो आप इसमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद आप।